गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 14 नवंबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें एक एक करके यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में देश का पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन हबीबगंज रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे? दिल्ली, भोपाल, हैदराबाद, पटना। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देश का पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन हबीबगंज रेलवे स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा। अगर इसके बारे में बात करते हैं तो देखा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर 2021 को भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और यह स्टेशन देश का पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन है। तो विश्व स्तरीय कहने से क्या तात्पर्य है फ्रेंड? क्योंकि ये स्टेशन पहले से था, इस स्टेशन को फिर से रीडेवलप किया गया। तो रीडेवलपमेंट के दौरान यहाँ की सेफ्टी, यहाँ की सिक्योरिटी और अन्य जो सुविधाएं जिस तरह से तैयार की गई हैं, वो ऐसी जो है वो पूरे देश में अन्य जितने भी रेलवे स्टेशन है वहाँ पे नहीं उपस्थित। यानी कि अगर आप स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो बाहर की तरफ आपको अस्पताल की सुविधा मिलेगी, आप बाहर निकलेंगे तो आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसी सुविधा जो है मिलेगी, और जल्दी इस स्टेशन को जो है वहाँ के मेट्रो से भी कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो जिस तरह के एक विश्व के स्तर पर जो स्टेशन होना चाहिए उस तरह की सुविधा से ये लैस होगा, यहाँ पे उपस्थित होगा, ये सारी सुविधाएं जो है यहाँ पे अवेलेबल होंगी। इसी कारण से इसको विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में अत्याधुनिक हबीबगंज रेलवे स्टेशन के निर्माण में जितनी लागत आ रही है वो लागत है, देखा जाए 450 करोड़ की लागत से पीपीटी मोड में नया रूप दिया जा रहा है। पीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक यानी कि जो सरकारी कंपनियां होती हैं, जो प्राइवेट, ये दोनों जो है देखा जाए तो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र आपस में मिल करके इसको एक नया रूप दिया जा रहा है। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी के तहत परिवर्तित होने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन है। तो ऐसा ये पहला रेलवे स्टेशन हो गया जिसके रूप को परिवर्तित किया गया, जिसको रीडेवलपमेंट किया गया और यहाँ पे बहुत सारी जो है विश्व स्तरीय सुविधा दिया गया। और ये किसके तहत दिया गया? यानी कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की सब कंपनियों ने मिल करके ऐसा किया और ऐसा कार्य होने के लिए ये देश का पहला स्टेशन बन गया है। ठीक है, अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं। फ्रेंड, ये देखिए इंडिया का मैप है और यहाँ बिल्कुल सेंटर में देखिए मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी फ्रेंड क्या है? भोपाल है। और यहाँ का अगर हम मैप देखें तो मध्य प्रदेश जो है वो पूरी तरीके से लैंडलॉक स्टेट है। इसकी कोई भी सीमा जो है वो देखा जाए तो समुद्र से नहीं लग रही है। बाकी यहाँ पे देखा जाए इसके उत्तर पूर्व में देखिए तो आपका उत्तर प्रदेश है और यहाँ से देखा जाए तो ये छत्तीसगढ़ से अपनी सीमा को साझा कर रहा है, फिर महाराष्ट्र से अपनी सीमा को साझा कर रहा है, गुजरात से अपनी सीमा को साझा कर रहा है और यहाँ से देखा जाए तो राजस्थान से। टोटल 5 स्टेट से ये अपनी सीमा को साझा कर रहा है मध्य प्रदेश। और यहाँ की अगर हम अन्य बातों को देखें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री फ्रेंड कौन है? शिवराज सिंह चौहान जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और अगर हम यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल। ठीक है, मंगू भाई पटेल जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। फ्रेंड, अगर यहाँ पे बात करें तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी, प्रश्न जो कि है आपकी ज्योग्राफी से संबंधित। देखिए, चूँकि बीचों बीच में 20 से यहाँ पे देखा जाए तो कर्क रेखा जो है वो गुजरती है, 23.5 डिग्री से यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो आप मुझे बताएंगे कि कर्क रेखा जो है वो कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? सबसे जो नियरेस्ट जो सिटी है या फिर किसी स्टेट का कैपिटल है तो वो कौन सा है जो यहाँ से कर्क रेखा से होकर गुजर रहा है? तो आप मुझे कर्क रेखा के बारे में बताइए कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। खासकर सिटीज स्पेशल बताइएगा, अगर कोई सिटी है उसके पास में और कोई राजधानी है किसी राज्य की तो उसके बारे में भी मुझे बताइएगा। अगला प्रश्न है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बीमाकर्ता के ग्राहकों को क्लिक पे प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया? LIC के साथ, RDI के साथ, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ या फिर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बीमाकर्ता के ग्राहकों को क्लिक पे प्रदान करने के लिए ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है। और यहाँ पे देखा जाए तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत बिल पे लिमिटेड नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने बीमाकर्ता के ग्राहक को अपनी प्रमुख पेशकश क्लिक पे प्रदान करने के लिए ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ करार किया है। अगर इस सुविधा के बारे में देखें तो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस अपने ग्राहकों को यह सुविधा, कौन सी सुविधा? क्लिक पे प्रदान करने
वाली पहली कंपनी है जो उन्हें आसानी से प्रीमियम भुगतान करने के लिए सशक्त बनाती है। तो अगर जिन्होंने भी ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ कोई इंश्योरेंस लिया हो, तो अगर उनको जो प्रीमियम जो भुगतान करना पड़ता है, उस प्रीमियम भुगतान करने में उनको सशक्त बनाने हेतु जो है ये क्लिक पे जो है सुविधा प्रदान किया गया है, और इसके लिए NPCI के साथ इन्होंने समझौता किया है। बात अगर करें NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, तो इसका गठन जो किया गया था 2008 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर देखिए मुंबई में है। कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताइए इसके प्रमुख कौन है इस समय। अगले प्रश्नों पे चलते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सेफ स्त्री और माई कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किए। तो सेफ स्त्री और माई कानून से जो 2 साइबर सुरक्षा अभियान जो शुरू किया गया है, इंस्टाग्राम से, मेटा ने, या फिर ट्विटर ने, या फिर व्हाट्सएप ने। तो करेक्ट आंसर इज ए, इंस्टाग्राम के द्वारा सेफ स्त्री और माई कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है। और आइए देखते हैं इसके बारे में। तो इंस्टाग्राम ने युवा यूजर्स को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करने के लिए सेफ स्त्री और माई कानून नाम से 2 अभियान शुरू किया है। उद्देश्य क्या है इसका? इंस्टाग्राम के द्वारा सेफ स्त्री और माई कानून जो है वो अभियान शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है? युवा यूजर्स को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करने के लिए। इसके तहत देखा जाए तो सेफ स्त्री अभियान का उद्देश्य क्या है? प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सुरक्षा सुविधाओं के बारे में जागरूकता फैलाना, जिसके लिए इंस्टाग्राम ने एक युवा मीडिया कंपनी और एक महिला अधिकारी और वह कानून मंच के साथ भागीदारी की है। तो ठीक है, जितना भी जो इस अभियान में देखा जाए, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, उन प्लेटफॉर्म पे जो उपलब्ध सुरक्षा सुविधाएं होती हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सेफ स्त्री अभियान शुरू किया गया है। और इस अभियान के लिए इंस्टाग्राम ने युवा मीडिया कंपनी और एक महिला अधिकार व कानून मंच के साथ भागीदारी की है। और वहीं अगर हम माई कानून की बात करें, तो माई कानून जो है यूजर्स को उनके लिए उपलब्ध कानूनी अधिकारों और सुरक्षा के बारे में सूचित करेगा। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तहत जो कुछ भी कानूनी जो अधिकार हैं, जो कुछ भी सुरक्षा है, उसके संबंधित जो जानकारी है, वो उन जानकारियों को सूचित करने के लिए इंस्टाग्राम ने माई कानून जो है अभियान की भी शुरुआत की है अपने यूजर्स के लिए। ठीक है, अगले प्रश्नों पे बढ़ते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया के सबसे पहले जलवायु परिवर्तन से पीड़ित मरीज की पहचान की गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कनाडा। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कनाडा देश में दुनिया के सबसे पहले जलवायु परिवर्तन से पीड़ित मरीज की पहचान की गई है। और यहाँ देखा जाए जो कनाडा का एक प्रांत है जिसका नाम है ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में दुनिया के सबसे पहले जलवायु परिवर्तन से पीड़ित मरीज की पहचान की गई है। और इसके जो सिम्टम्स थे फ्रेंड, इस मरीज को जो देखा जाए तो सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। ये इस तरह का पहला मामला था। तो जिस तरीके के इसके जो इस व्यक्ति में जिसे हम जलवायु परिवर्तन से पीड़ित पहले मरीज के रूप में पहचान कर रहे हैं, उसमें जो सिम्टम्स दिख रहे थे वो इस तरह का पहला मामला वहाँ पे आया था, और उसको सांस लेने की काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही थी। और यहाँ पे देखा जाए तो हाल ही में कनाडा का एक क्षेत्र है जिसका नाम है कूटनेट क्षेत्र में जंगलों में लगी आग के बाद से यहाँ कई लोगों को सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, अगर हम कनाडा के बारे में बात कर रहे हैं, तो फ्रेंड कनाडा जिसकी राजधानी फ्रेंड ओटावा है। ठीक है, और यहाँ का जो करेंसी है वो है कनेडियन डॉलर है। ठीक है, कनेडियन डॉलर जो है यहाँ की करेंसी है। और यहाँ के अगर हम पीएम की बात करें तो वो है जस्टिन, ठीक है, जस्टिन ट्रूडो जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, फिर से रिएलेक्ट हुए हैं, ध्यान रखिएगा, अभी इनका जल्दी हुआ है, न्यूज़ में है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। अगले प्रश्नों पे बढ़ते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या विभाग द्वारा टेली लॉ ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की गई है? न्याय विभाग, नीति आयोग, स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय। तो करेक्ट आंसर इज ए, नाम से ही पता चल जा रहा है कि किसके द्वारा किया गया होगा। तो न्याय विभाग के द्वारा टेली लॉ ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की गई है। इसके बारे में देखें तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में न्याय विभाग द्वारा टेली लॉ ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की गई है। और इस अभियान में देखा जाए तो कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस की सहायता से चलाया जाने वाला यह अभियान डिजिटल कानूनी सशक्तिकरण के जरिए सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के प्रति जो है वो समर्पित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो अभियान है कौन सा टेली लॉ ऑन व्हील्स अभियान जो है वो किसकी सहायता से चलाया जा रहा है? कॉमन सर्विस सेंटर की सहायता से चलाया जा रहा है। और इसके जरिए देखा जाए तो डिजिटल कानूनी सशक्तिकरण के जरिए सभी लोगों को न्याय जो है वो सुनिश्चित करा जाएगा। ठीक है, बात करें कॉमन सर्विस सेंटर की, तो कॉमन सर्विस सेंटर जो कार्यक्रम है वो इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय के तहत एक पहल है। ठीक है,
अगले प्रश्नों पे पढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री राजाचारी के नेतृत्व वाले क्रू 3 मिशन को लॉन्च किया है? इसरो, नासा, स्पेस एक्स या फिर बी और सी दोनों ने संयुक्त रूप से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों ने संयुक्त रूप से। कौन से? यानी कि नासा और स्पेस एक्स ने दोनों ने संयुक्त रूप से भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री राजाचारी के नेतृत्व में क्रू थ्री जो है मिशन को लॉन्च किया है। और इसके बारे में देखा जाए तो अंतरिक्ष एजेंसी, अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा और स्पेस एक्स ने हाल ही में भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री राजाचारी के नेतृत्व वाले क्रू 3 मिशन को लॉन्च किया है। और इस मिशन के जो कमांडर होंगे फ्रेंड, मिशन कमांडर के रूप में देखा जाए तो अंतरिक्ष यात्री राजाचारी को शामिल किया गया है। चूंकि ये 4 सदस्यीय अंतरिक्ष यात्री मिशन है, तो अन्य 3 सदस्यों के बारे में बात करें तो इस मिशन के तहत देखा जाए 4 अंतरिक्ष यात्री कौन है? टॉम मार्सबर्न है, कायला बैरन है, मैथियस मोरर है और राजाचारी देखा जाए तो मिशन कमांडर हैं, वो शामिल और हैं। और ये जो 4 अंतरिक्ष यात्री हैं उनको देखा जाए तो अप्रैल 2022 तक 6 महीने के लिए विज्ञान मिशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा गया है। ठीक है, तो 2022 तक के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा गया है विज्ञान मिशन के लिए। और ये 4 सदस्य दल है, जिसमें से देखा जाए तो जो दल का नेतृत्व राजाचारी कर रहे हैं यानी कि मिशन कमांडर है, वहीं देखा जाए तो टॉम मार्सबर्न, कायला बैरन और मैथियस मोरर जो है यहाँ के मोरर जो है इसमें शामिल हैं। ठीक है, ये देख लीजिए जो आपका राजाचारी जो है उनकी ये पिक्चर है। ठीक है, उनकी ये फोटो है, इनको देख सकते हैं आप। बाकी हम अगले प्रश्नों पे चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश के सेना प्रमुख जनरल प्रभु शर्मा को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेपाल के जनरल प्रमुख जो हैं सेना प्रमुख जनरल प्रभु शर्मा को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में नेपाल के सेना प्रमुख प्रभु राम शर्मा को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है। और ये जो सम्मानित करने की जो प्रथा है फ्रेंड, जो परंपरा है, वो 1950 में शुरू हुई थी। और यह परंपरा दोनों देशों के बीच के संबंधों को क्या करती है? मजबूत करती है। 1950 की बात करें तो पिछले साल देखा जाए, और इसी के साथ साथ देखा जाए तो पिछले साल नवंबर महीने में भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल MM नरवणे को नेपाल दौरे के दौरान एक विशेष समारोह में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि भी प्रदान किया था। ठीक है, तो उनको भी सम्मानित किया गया था। हमारे जो प्रमुख जो थल सेना के प्रमुख हैं MM नरवणे को भी उनको सम्मानित किया गया था जब वो पिछले वर्ष जो है नेपाल के दौरे पे गए थे। चूँकि अब हम नेपाल की बात कर रहे हैं तो फ्रेंड नेपाल के बारे में देख लेते हैं। फ्रेंड ये नेपाल है, क्योंकि हमने यहाँ पे नेपाल जिसकी राजधानी फ्रेंड काठमांडू है, ध्यान रखिएगा काठमांडू। और इस दौरान देखा जाए जो नेपाल है जो अपनी सीमा साझा कर रहा है, वो सबसे पहले देखा जाए तो उत्तर पश्चिम में देखा जाए तो ये उत्तराखंड से अपनी सीमा को साझा करता है। और यहाँ देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के जिलों को देख लीजिएगा कि कौन कौन से जिले जो हैं वो यहाँ पे शामिल हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पे जो है बिहार के साथ अपनी सीमा को साझा कर रहा है। और यहाँ पे देखा जाए तो वेस्ट बंगाल के साथ और साथ ही साथ सिक्किम, यानी कि 5 राज्यों के साथ जो है नेपाल अपनी सीमा को साझा कर रहा है। नेपाल जिसकी राजधानी काठमांडू है, यहाँ की जो करेंसी है वो नेपाली रुपया है। ठीक है, नेपाली रुपया जो है वो यहाँ की करेंसी है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री वो हैं शेर बहादुर देउबे। ठीक है, शेर बहादुर देउबा जो है यहाँ के प्रधानमंत्री। और अभी जस्ट हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में देखा, तो राष्ट्रपति कौन से? विद्या देवी भंडारी जो है यहाँ की राष्ट्रपति हैं। यहाँ पे फ्रेंड एक भूकंप आया था, काफ़ी भयंकर भूकंप आया था, काफ़ी नुकसान हुआ था, खासकर यहाँ की जो राजधानी काठमांडू पूरी तरीके से तहस नहस हो गई थी। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे उस भूकंप के दौरान एक अभियान चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा, उस अभियान का क्या नाम है? मुझे उस अभियान के बारे में बताइए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्नों पर चलते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य IITF यानी कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के 40वें संस्करण का भागीदार राज्य? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
डी, बिहार जो है 40वें संस्करण, किसके 40वें संस्करण जो है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के जो 40वां संस्करण हुआ उसमें भागीदार राज्य के रूप में है। तो देखा जाए इसके बारे में तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के 40वें संस्करण का भागीदार राज्य फ्रेंड कौन है? बिहार है। और वहीं अगर फोकस राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश और झारखंड जो है यहाँ का इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का फोकस राज्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, IITF के 40वें संस्करण का उद्घाटन देखिए किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। इसकी थीम क्या थी? आत्मनिर्भर भारत जो है इस व्यापार मेला की थीम थी। और इस व्यापार मेला का उद्देश्य क्या है? विविध क्षेत्रों में निवेश और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। तो विविध क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना और साथ ही साथ आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। और चूंकि इसका थीम भी था आत्मनिर्भर भारत, उसी पे केंद्रित भी था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी अगर हम बिहार के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड, बिहार जिसकी राजधानी फ्रेंड कहाँ है? पटना जो है इसकी राजधानी है। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं फ्रेंड कौन है? वो नीतीश कुमार जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के अगर हम राज्यपाल की बात करें तो यहाँ के फागू चौहान जो हैं ये यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, अगले प्रश्नों पे पढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को किस वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दिया है? 2024-25, 2025-26, 2023-24, 2027-28। तो करेक्ट आंसर इज बी, 2025-26 तक के लिए जारी रखने का जो है वो मंजूरी दे दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। किस चीज़ के लिए? सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिए। तो यहाँ पे देखा जाए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को 2025-26 तक बहाल करने और जारी रखने की मंजूरी दी है। यह योजना फ्रेंड देखा जाए तो कोविड-19 महामारी के दौरान इस योजना को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब वित्तीय वर्ष जो कि अभी चल रहा है, जो चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के शेष भाग के दौरान और साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 तक इस योजना को बहाल करने और जारी करने की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, और आज का आखिरी प्रश्न है हमारा कि 11 नवंबर 2021 को राज्यपालों और उपराज्यपालों के 91वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू या फिर केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है, तो यह करेक्ट आंसर इज बी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा 91 जो है राज्यपाल और उपराज्यपालों की जो अध्यक्षता की गई है, जो सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता की गई है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपालों और उपराज्यपालों के 91 सम्मेलन की अध्यक्षता की है। राज्यपालों और उपराज्यपालों का यह सम्मेलन जो है एक परंपरा है जो कि कब से चली आ रही है? 1949 से चली आ रही है। पहला सम्मेलन देखा जाए तो 1949 में हुआ था, राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था। और जिसकी अध्यक्षता देखा जाए तो भारत के जो अंतिम जो गवर्नर हैं, गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी जो है वो भारत के अंतिम और स्वतंत्र भारत के जो गवर्नर जनरल थे सी राजागोपालाचारी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये थे हमारे 10 जो है MCQs थे। अब आते हैं जल्दी से अपने फैक्ट्स ऑफ द डे पे आते हैं। और हमारा पहला फैक्ट्स ऑफ द डे है कि हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। कौन सी बन गई? माइक्रोसॉफ्ट बन गई है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। और इसी के साथ साथ देखा जाए अभी जो COP26 हुआ है उसी के साथ साथ COP27 का भी हमें स्थान पता चल गया है। तो COP27 जो कि 2022 में आया होगा उसकी मेजबानी देखा जाए मिस्र के द्वारा की जाएगी। COP26 की ग्लासगो में आयोजित किया गया था। ठीक है, ब्रिटेन के द्वारा की गई थी मेजबानी, जिसका आयोजन ग्लासगो में हुआ था। और 2022 में COP27 होगा, वो होगा देखा जाए तो मिस्र में। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जिन्हें पुनः जापान का प्रधानमंत्री चुना गया है उनको क्या नाम है? फोमियो। देखा जाए तो फोमियो किसीदा जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। तो जो फोमियो किसीदा है इन्होंने किसका स्थान लिया है फ्रेंड? योशिहिदे सुगा का। योशिहिदे सुगा का स्थान इन्होंने लिया है। और इन्होंने 2021 में जो कि अपने मंत्री पद से इन्होंने सितंबर में इस्तीफा दे दिया था और अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से फोमियो किसीदा को पुनः यहाँ के जापान का प्रधानमंत्री चुना गया है। किस पार्टी से है? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से। गेम्स 24/7 फिटनेस क्रिकेट प्लेटफॉर्म My11 सर्किल ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। किसे घोषित किया? भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद ऋषिराज को जो है My11 सर्कल ने अपना क्या किया है? नया ब्रांड एम्बेसडर जो है वो घोषित किया है। अगला देखा जाए तो लोक सेवा प्रसारण दिवस पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया गया। कब मनाया गया? 12 नवंबर को मनाया गया। पुस्तक जिसका नाम है नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइन इंडिया के सह लेखक हैं त्रिपुर दमन सिंह और साथ ही साथ आदिल हुसैन। ठीक है, पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड
इन अवर टाइम्स के लेखक कौन है? सलमान खुर्शीद जो है उसके लेखक हैं। अगला है 1993 में नेल्सन मंडेला के साथ नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? विलियम डी क्लार्क। तो विलियम डी क्लार्क को भी नेल्सन मंडेला के साथ 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था और ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी थे और इनका भी निधन हुआ है हाल ही में। तो इनका नाम है विलियम डी क्लार्क। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तानी खिलाड़ी जिसने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर, जिन्होंने 68 पारियों में जो रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों यानी कि 63 पारियों में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया, उनका नाम है बाबर आजम। ठीक है, तो इन्होंने 63 पारियों में ही देखा जाए तो 2500 से अधिक रन बनाया है और ये रिकॉर्ड इन्होंने विराट कोहली का तोड़ा है, जिन्होंने देखा जाए 68 पारियों में इस रन को बनाया था। बाबर आजम ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। राज्यसभा के नए सचिव जो है महासचिव नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम है PC मोदी। ठीक है, तो ये था हमारे फैक्ट्स ऑलरेडी। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल पे। उत्तर प्रदेश स्पेशल में सबसे पहला स्पेशल है 5 जिलों में मेट्रो सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश बना। कितने जिलों में दिया है? तो गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ और कानपुर। चूंकि ये सारी चीज़ें यहाँ की सुविधाएं जो मेट्रो सुविधा वो चालू है, कानपुर में भी सुविधाएं बन रही हैं। तो इस तरह का 5 जिलों में मेट्रो सुविधा देने वाला देश का एकमात्र राज्य बना उत्तर प्रदेश। ठीक है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में अंतिम स्थान पे कौन सा रहा फ्रेंड? उत्तर प्रदेश रहा। कमेंट बॉक्स में बताएंगे वो स्थान कौन सा था पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में और कौन सा राज्य पहले स्थान पे था। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा ऑलरेडी किया हुआ है। हाल ही में पौष्टिक पौधारोपण अभियान शुरू किया गया। किसके द्वारा किया गया? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। सरकार के द्वारा पौष्टिक पौधारोपण अभियान। वहीं अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक किस जिले में बनेगा? वो बनेगा वाराणसी में बनेगा। और आज का अंतिम प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं अशरफ सैफी। तो अशरफ सैफी जो है वो उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से था आज का हमने 10 MCQs को डिस्कस किया। हमने फैक्ट्स ऑफ द डे देखा और इसी के साथ साथ हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल देखा। फ्रेंड, डेली करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है जो हम लोग डेली डिस्कस करते हैं उसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाइए और डिकोड एग्जाम को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, डिकोड एग्जाम को ज्वाइन करिए, जहाँ पे आपको डिकोड एग्जाम से संबंधित जितने भी वीडियोज़ हैं उनके आपको जो लेक्चर्स वहाँ पे अवेलेबल होंगे और साथ ही साथ आपको जितने भी हम लोग जो करंट अफेयर डिस्कस करते हैं उसका PDF जो है वहाँ पे अवेलेबल होगा। आप जा करके वहाँ पे इसको डाउनलोड करके फिर से आप उसको रिवीजन मोड में ले सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और प्लीज़ अगर नया है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और साथ ही साथ अपना फीडबैक देना फ्रेंड नहीं भूलें। चूँकि आजकल आप लोग काफ़ी अपने एग्जाम में व्यस्त हैं, ये बात समझ में आ रही है, लेकिन फिर भी कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग को कोई भी क्वेरी हो। फ्रेंड, बहुत से लोगों ने मुझसे बात किया कि बिहार PCS के बारे में बताया जाए, कुछ लोगों ने MP PCS और चूँकि MP PCS के बारे में, उत्तराखंड PCS के बारे में बात किया। तो फ्रेंड मैं बता दूं कि देखिए हम लोग बेसिकली जो हमारा प्लेटफॉर्म डिकोड एग्जाम है वो UP स्पेशल ज़्यादा फोकस्ड रहता है। तो हाँ, जो करंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा है वो अदर स्टेट में भी काम आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन स्पेशली जो है हम किसी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में लाइक अदर स्टेट के बारे में पर्टिकुलर नहीं करते हैं कवर। हाँ, अगर जितना करंट अफेयर्स है वो अदर स्टेट में भी काम आ जाता है, जैसा कि आप डेली अवेयर्स को फॉलो करें। ठीक है, बाकी UP स्पेशल जो है वो तो UP स्पेशल में ही प्रश्नों को टच करेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान दें। बाकी फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।